नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। मैं एज ए कंटेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम करती हूँ। आज की अभ्यास सीरीज़ मैं 2 मार्च 2023 के लिए लेकर आई हूँ। इसके अंदर हम करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम प्रीलिम्स 2023 के लिए खुद को रोज़ तैयार करेंगे। हमारा जो ये एमसीक्यू सीरीज़ है करंट अफेयर्स का, इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं या जो प्रश्न लेकर आए हैं वो जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स और ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट आता है उसको कैलिब्रेट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए एमसीक्यू डिज़ाइन करते हैं, ताकि आप लोग भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह हिंदी मीडियम के अंदर भी उसी क्वालिटी कंटेंट को प्रैक्टिस कर सकें और किसी भी तरीके से भाषा या फिर हम कहें कि आप लोगों के लिए भी वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इन सारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से प्रोवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये आपके साथ एक टेक्निक शेयर करना चाहूँगी। टेक्निक क्या है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपको यहाँ पर अनुच्छेद 20 के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो अगर आप लक्ष्मीकांत जो है वो सभी फॉलो करते हैं पॉलिटी के लिए, तो अनुच्छेद 20 का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमने लक्ष्मीकांत के अंदर मौलिक अधिकार वाला जो पाठ पढ़ा था, उस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं अनुच्छेद 20 है। मौलिक अधिकारों को भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, तो वहाँ पे जो भी सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पर आर्टिकल 20 है, जो आर्टिकल 21 के ऊपर। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, तो उसके जस्ट ऊपर वाला ये आर्टिकल है। तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि हाँ ये कौन सा आर्टिकल है। इस तरीके से आप चीज़ों को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। एक तो होता है रटना, तो रटने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप चीज़ों को लॉजिक वाइज याद करें, ठीक है, तो ये मेरा तरीका है कि मैं किसी भी चीज़ को लॉजिक वाइज याद करती हूँ। मैं उसको ऐसे रट नहीं लूँगी कि 12 अनुच्छेद में ये है, 13 में ये, 14 में ये, 15 में ये। मैं उसको डिवाइड करती हूँ कि 12 और 13 किसके लिए हैं, फिर बाकी के आगे के 4 किसके लिए, आगे के 4 किसके लिए, आगे के 4 किसके लिए, आगे के 2 किसके लिए। उस तरीके से जब हम इनको जोड़े में भी डिवाइड कर लेते हैं तो चीज़ें याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप इसका एक अपने दीवार पर एक चार्ट बनाकर उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके फिर आप इसको बार बार याद करके भी चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों की शिकायत होती है कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं कैसे याद करें। तो अगर आप इन्हें लॉजिक वाइज और एक के बाद एक सीरीज़ में याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मौलिक अधिकार आ गए, उसके बाद में हमारी ड्यूटीज़ आ गई, फिर आगे और इमरजेंसी है, फंडामेंटल DPSPs हैं, तो ये सारे के सारे एक के बाद एक चैप्टर वाइज भी अगर आप याद करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उपाधियों का उन्मूलन, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, समान नागरिक संहिता। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये तो है ही नहीं मौलिक अधिकार में। ये तीनों है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों हैं, तो इसमें भी उपाधियों का उन्मूलन इससे ऊपर वाले अनुच्छेद में आता है। तो बचा हमारा ये आर्टिकल 20 में आता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। तो हमारा जो है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हमने जो ये आर्टिकल पढ़ा है इसमें हम और कितना अच्छे से इसको कैलिब्रेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा जो है न्यूज़ में है। तो अगर न्यूज़ में है तो यानी इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको ब्रीफली अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में याद कर लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रश्न 1 की हम व्याख्या देख लेते हैं
इसमें विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। अगर हम इसकी पूरा का पूरा विस्तृत रूप में इसको एक बार और जान लेते हैं। ये एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि ये मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के लिए समान रूप से काम करता है। कई मौलिक अधिकार होते हैं जो सिर्फ नागरिक के लिए होते हैं, विदेशी लोगों के लिए वो अधिकार नहीं होते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए होते हैं। तो ये जो अधिकार है हमारा, ये दोनों के लिए बराबर काम करता है। अब इसमें 3 प्रकार की कौन कौन सी सुरक्षा है। सबसे पहले कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी जब तक उसकी विधि का अतिक्रमण ना किया गया हो उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती है उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, यानी जितना दंड उसे दिया गया उससे ज़्यादा दंड का वो भागी नहीं होगा। कोई दोहरा दंड नहीं, किसी भी व्यक्ति पर एक बार से अधिक एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेके समझे कि अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मेरे ऊपर उसके खिलाफ एक ही बार केस चलेगा, एक ही बार मामला चलेगा केस में, जो भी है कोर्ट में, और मेरे को एक ही बार सज़ा मिलेगी, मेरे को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरी सुरक्षा क्या है, कोई आत्म अभिशंसन नहीं। किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है, मैंने मर्डर किया है, मैंने किसी का खून किया है, तो मैं खुद अपने खिलाफ गवाही नहीं दूंगी, मेरे खिलाफ गवाही कोई दूसरा व्यक्ति ही देगा। मैं खुद अपनी गवाही देकर ये नहीं बताऊंगी कि मैंने मर्डर किया है। तो ये तीसरी जो है सुरक्षा एक व्यक्ति को प्रदान की गई है। तो हमारे ऑप्शंस में बाकी 3 और अनुच्छेद थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के उन्मूलन के लिए है, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के लिए है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो हम इसके अंदर सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। कौन सी टेक्निक थी हमारी, कि मेरे सामने NCST आया, ठीक है, तो मैं इसे कैसे याद करूँगी कि मैंने लक्ष्मीकांत बुक के अंदर संवैधानिक निकाय पढ़े थे, ठीक है, उनके अंदर मैंने NCST पढ़ा था एक चैप्टर बाकी सबके साथ में। तो UPSC है, SPSC है, इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर मैंने NCST भी पढ़ा था, तो मुझे ये याद आ गया। ठीक है, तो अब मेरा जो पहला वाला जो ऑप्शन है, वो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि मैंने तो उसको संवैधानिक के अंदर पढ़ा था और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये गैर संवैधानिक है, तो एक तो मेरा वैसे ही गलत हो गया। यानी अब मेरे, अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करूँ तो अगर मैं यहाँ से इन ऑप्शंस को यहाँ से डिलीट करती हूँ तो D गलत हो गया और B गलत हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो केवल 2 या केवल 2 या 3। अब हम दोनों में अगर हम ऐसे भी देखें तो 2 तो दोनों में आ रहा है, यानी 2 तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और अब बचता है 3, तो 3 को अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक से यूज़ करते हैं तो ये हमको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि NCST के सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेके 3 वर्ष तक का होता है। तो अगर हमें ये वाला स्टेटमेंट याद है तो 2 या 3 हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जो एलिमिनेशन टेक्निक से 2 ऑप्शन डिलीट किए थे और कुछ अपना याद जो हमने रखा है उसको यूज़ करके हम इस आंसर को ऐसे इस तरीके से दोनों टेक्निक अप्लाई करके सही कर सकते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन C सही है। तो NCST
अभी हमारा न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं ताकि आपका यहीं पे साथ के साथ इस पूरे टॉपिक का एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक बात आपको और याद रखनी है कि NCST जो है वो स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में इसको अलग किया गया है और इसके बाद में 2003 के अंदर एक नया अनुच्छेद 338 सम्मिलित किया गया था और 89वां संशोधन हुआ था, वहाँ से ये संवैधानिक निकाय बना, इसलिए कथन एक सही है। तो एक तो ये बात याद रखेंगे कि 89वां संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, उसके बाद एक नए अनुच्छेद 338A के द्वारा NCST को अलग से संविधान में संवैधानिक निकाय के रूप में शामिल किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो इसमें इनको STs यानी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी रखना, यानी जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके अधिकार या उनके सुरक्षा उपाय, क्योंकि वल्नरेबल में आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए गए हैं उनके क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, उनके अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो उन सब की निगरानी रखने का काम है NCST का। और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना, यानी एक तो कैसा कामकाज चल रहा है उस पर निगरानी रखना, उसके क्रियान्वयन पे निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना, ऐसी शक्ति इनको अनुच्छेद 338 जो है वो देता है, प्रदान करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य, एक महिला सदस्य सहित शामिल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक महिला सदस्य का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है, इसलिए कथन 3 सही है। और सदस्य 2 वर्ष से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो ये वाला जो हमारी लाइन है ये मोस्टली जितने भी संवैधानिक निकाय के जितने भी मेंबर्स होते हैं या जितने भी सदस्य होते हैं उनके सबके लिए ये, तो ये वाली लाइन काफ़ी कॉमन है, तो ये आप सबके लिए एक बार में याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा NCST के बारे में सारा प्रिपेयर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एशियाई चीता के संदर्भ में। ठीक है, एशियाई चीता अगर आपके सामने आता है ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमने पर्यावरण में पढ़ा था। पर्यावरण में भी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी चीता जो है वो भारत में लाए गए हैं और ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे कि पर्यावरण के अंदर इसका क्या स्टेटस है, IUCN स्टेटस क्या है इसका। ठीक है, उसके अलावा साइट्स में क्या है, WPA में क्या है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक हो जाता है। फिर हम इसके स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दे रखा है एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिक्स, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है जो बिल्कुल सही है और IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो ये वाली बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। और अगर हम देखें तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात भी है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीता भारत से विलुप्त हो चुका है। ठीक है, और अगर भारत से विलुप्त है तो देश दुनिया में भी इसका कुछ ऐसा ही हाल है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ऐसे जो जानवर जो बहुत ही ज़्यादा विलुप्त होने की कगार पे हैं तो उनको अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखते हैं, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प सी हमारा सही है। अब हम एशियाई चीता के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम तो हमने जान ही लिया, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिक्स। अब इनकी बॉडी टाइप के बारे में जान लेते हैं। इनके शरीर पे बहुत अधिक फर होते हैं, छोटा सिर, लंबी गर्दन, आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती है और ये पैर बिल्ली के समान दिखते हैं, क्योंकि ये कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं।
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये अभी हाल में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, तो इनका लोकेशन याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो रेड लिस्ट में, IUCN रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त में है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। साइट्स में परिशिष्ट 1 में है, WPA में अनुसूची 2 में है, तो ये हमको संरक्षण की स्थिति इसकी बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 के बारे में है। ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम हमने पर्यावरण के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने इसके पुराने वाले जो हैं वो सारे नियम पढ़े हैं। अभी जो है एक नया ये जो बोलते हैं ना कि चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नए जो हैं तरीके आ रहे हैं, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, और जैसा कि देखा जाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत ही जल्दी बदल देते हैं। जैसे नया मोबाइल ले लिया, ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि उस पुराने मोबाइल का क्या होगा? तो वो जो पुराना मोबाइल है जो आपने फेंक दिया या फिर डस्टबिन में डाल दिया या बेच दिया, तो वो एक तरीके से ई अपशिष्ट बन गया, ठीक है। तो वो ई अपशिष्ट की श्रेणी में आ गया। अब आपको पता होगा कि मोबाइल के अंदर कितने हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, और उस तरीके से प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। तो इन्हीं सब तरीके के ई अपशिष्टों को, बढ़ते हुए ई अपशिष्टों को कंट्रोल करने के लिए ये नए नियम यहाँ पर आए हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि इसमें क्या है। इसके प्रावधानों की बात करें तो ये नियम हितधारकों के पंजीकरण, विनिर्माता, निर्माता, नवीनीकरणकर्ता, पुनर्नवीनीकरणकर्ता के लिए प्रदान करते हैं। यानी इसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में आ गया कि सिर्फ निर्माणकर्ता नहीं, विनिर्माता यानी जो वापस बनाते हैं, नवीनीकरणकर्ता यानी अगर मेरा फ़ोन है इसको रिसाइकल किया और फिर रिसाइकल करके कुछ और बना दिया तो वो नवीनीकरण करता, और पुनर्नवीनीकरण करता यानी फिर से रिसाइकल करके कुछ और बना दिया, रिसाइकल करके, तो उन सबको यहाँ पे जो है इसमें शामिल किया गया है। यानी आप अब बच नहीं सकते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी उस अपशिष्ट को जो है रिसाइकिल करने की। इसमें एक डिजिटल सिस्टम दृष्टिकोण का एक सामान्य डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ई अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मान्यकरण कर सकते हैं। यानी अब एक डिजिटल पोर्टल बना दिया है, उससे उस ई अपशिष्ट के मूल्य श्रृंखला का मान्यकरण किया जा सकता है। तो इसमें एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं सही ही पूछा होगा और हम फटाफट 1 या 2 कर देते हैं, लेकिन यही हमारे नंबर कट जाते हैं। यूपीएससी ऐसी बातों पे बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रिक्स करता है, और जब तक आप रोज़ प्रैक्टिस ना करें तब तक ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए डेली प्रैक्टिस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा सही नहीं है, तो हमारे तो दोनों सही हैं, इसने सही नहीं है पूछा है, तो हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम खबरों में है, तो इसके पहले वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले तो इसके हमने प्रमुख प्रावधान 2 तो पढ़ ही लिए, ये जो पहले 2 हैं वो तो। तीसरा इसमें यह है कि झूठे निशान की आवृत्ति को कम करेंगे। यानी जो लोग पहले ये करते थे कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपशिष्ट को इकट्ठा तोलते समय कागज़ पर 100% संग्रह का जो झूठा खुलासा करते थे, लक्ष्यों को पूरा करना दिखा देते थे, लेकिन वो होता नहीं था। तो अब ये वाली जो बात है वो नहीं हो पाएगी, और अब जो है ये आवृत्ति कम हो जाएगी, और अब पूरी तरीके से ई अपशिष्ट का निपटान होगा। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के संबंधित अन्य तथ्य 2011 में सबसे पहले ये ई अपशिष्ट अधिनियम आए थे, तो इसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जिसे हम EPR कहते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या होता है, ई कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए उत्पादकों को जिम्मेदार बनाया गया जब उपभोक्ता उन्हें त्याग देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर मैंने मेरा मोबाइल फेंक दिया, तो अगर मेरा मोबाइल सैमसंग कंपनी का है तो सैमसंग कंपनी जो है वो बन गई EPR, यानी ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसका जो है निपटान करें। तो ये वाली जो बात है
ये कहाँ पर बताई गई थी? 2011 में, ठीक है। उसके बाद 2016 में ई अपशिष्ट अधिनियम फिर से आए थे, जिनको 2018 में संशोधित किया गया। इसमें प्राधिकार और उत्पाद प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान शामिल थे। इन नियमों में निर्माता उत्तरदायित्व संगठन जैसे हितधारकों को भी पेश किया गया था। अब 2016 में एक नई टर्म आई जिसका नाम था पीआरओ, ठीक है। पीआरओ ने क्या काम किया? उत्पादकों एवं औपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम किया। तो हम इसे समझते हैं कि ये पीआरओ है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो है वो है रिसाइकलर्स, और यहाँ पर जो है जो ईपीआर है, प्रोड्यूसर है। तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का जो काम किया है वो किसने किया है? पीआरओ ने। तो इस तरीके से जो है ये और आसान बनाया गया। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है फैब 4 चिप गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हमारा करंट अफेयर्स का जो है एक क्वेश्चन है जो पहले नहीं आया था, लेकिन सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है 1-2 साल से। तो उससे रिलेटेड जो है वो प्रश्न आने के प्रीलिम्स में चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वही सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक गठबंधन है। तो ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट श्रेणी में चला जाता है, जिसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फैब 4 चिप 4 क्या है? ये गठबंधन है जिसे हाल ही में जो है लाया गया है, या फिर ये हाल ही में इफ़ेक्ट में आया है। इसमें सेमीकंडक्टर्स की दुनिया के शीर्ष उत्पादक अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल है। यह चिप निर्माताओं के लिए एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी और पारस्परिक अनुस्मारक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अब हम यहाँ पर लाएंगे एलिमिनेशन टेक्निक और गैस वर्क। कैसे? अगर आप सेमीकंडक्टर वाली जो न्यूज़ है अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो चीन देश है, चीन देश की वजह से, चीन देश में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी वजह से दुनिया भर में, और जो यूएस और चीन का जो अमेरिका और चीन का जो वार चल रहा है, या फिर जो भी ये कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर में जो है वो सेमीकंडक्टर का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है। तो उस शॉर्टेज को, उसकी वजह से क्या हुआ है कि सब तरीके के उत्पादन जो हैं वो रुक गए, ठीक है। जैसे मोबाइल्स में देख लो आप, ठीक है। उसके अलावा आजकल जो कार्स आती हैं और हमारे बाकी के जितने भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोलर जो भी हो गया, सोलर इक्विपमेंट्स हो गए, तो हर जगह पे सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। अब चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उसने इसकी जो है वो प्रोडक्शन कम कर दिया, तो उससे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो अगर आपको इतनी बातें याद है कि चीन की वजह से इतना डिसरप्शन हो रहा है, तो चीन को तो क्यों ही इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जैसे ही हमारा स्टेटमेंट 2 गलत होता है तो हमारा ये ऑप्शन डिलीट, ये ऑप्शन डिलीट और ये ऑप्शन डिलीट, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो एक तो ये एलिमिनेशन टेक्निक से इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फैब 4 चिप गठबंधन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या है तो इसमें ये जो पहला हमारा जो है वो सही था कि सेमीकंडक्टर गठबंधन है, और इसमें दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में कौन कौन है? अमेरिका, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे चीन नहीं था, ताइवान था। तो एक टर्म यहाँ पे स्विच कर दी, लेकिन हमको अब ये तो हम नहीं रटने बैठेंगे कि सारा ही कैसे याद करें, लेकिन हम यूपीएससी एक्चुअली हमारा कॉमन सेंस बहुत ही ज़्यादा चेक करता है, ना कि हमारी रटने की प्रवृत्ति को। रटना एक जगह पे सही है, लेकिन उसको हमको कॉमन सेंस के साथ में मिलाना पड़ेगा, ठीक है।
कॉमन सेंस बहुत ही ज़रूरी है। अब ये वो नहीं चाहेंगे कि कोई कलेक्टर है उसको ये सब याद होना चाहिए, वो ये चाहेंगे कि कोई कलेक्टर है तो उसको ये पता होना चाहिए कि चीन में जब चीन की वजह से ही इतने जो हैं बातें फैल रही हैं तो चीन को नहीं लाया जाएगा। तो अगर कोई कॉमन सेंस थोड़ा सा भी यूज़ करता है और ढंग से न्यूज़ पढ़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे चीन गलत है। तो इस तरीके से हमारा वो आंसर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे चिप निर्माताओं के लिए एक स्थिर आपूर्ति, इसके जब अगर हम उद्देश्य की बात करें तो एक श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने, आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है, एक चेन बन जाती है कि अगर इस देश में, जैसे हम बात करें जापान देश की, तो अगर जापान देश से ये बन रहा है तो ये अमेरिका पहुंच जाए, और अमेरिका में अगर इसे प्रोसेस किया जा रहा है तो ये भारत पहुंच जाए, और भारत में एप्पल के आईफोन में लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चेन चलती है इसे बोलते हैं सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला। तो इसको बनाने के लिए ये यूज़ किया, इसका उद्देश्य है कि ये इसको सुनिश्चित करे, चिप की कमी और आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान की घटना को रोके। चिप की कमी ना हो, अगर कोई भी डिसरप्शन आता है तो ये रुके ना, और आपूर्ति श्रृंखला भी उसमें व्यवधान ना हो। और चीन पर दुनिया की निर्भरता कम करने के लिए इसको फैब 4 को लाया गया है। आज का हमारा अभ्यास सीरीज़ का ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अतुल IAS अकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में जो है आप शेयर करें, ताकि इस इनिशिएटिव्स के बारे में हिंदी माध्यम के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पता चले। यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।